मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज बजट प्रक्रिया पर चर्चा करें। मतलब भारत में बजट कैसे पारित होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया पर आज हम चर्चा करेंगे। बजट क्या है, बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में पिछले व्याख्यान में चर्चा हो चुकी है। आज सीधे हम आते हैं कि भारत में बजट प्रक्रिया क्या है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। ये वर्ष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षा सत्र कहते हैं तो शिक्षा सत्र 1 जुलाई से लेकर के 30 अप्रैल तक होता है। सामान्य सी धारणा है, आजकल 15 जून से शुरू कर दिया है, लेकिन एक सामान्य सी धारणा है कि भारत में शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलता है। अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट वित्त वर्ष शुरू होने के पहले संसद से पारित हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के, बिना वित्त के प्रशासन 1 अप्रैल के बाद काम नहीं कर सकता। तो इसलिए यदि कभी ऐसी स्थिति आई कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले संसद की बैठक बुला करके एक अस्थायी रूप से कुछ राशि व्यय करने के लिए स्वीकृति संसद से ले ली जाती है, उसके आधार पर प्रशासन काम करता है। लेकिन 31 मार्च के पहले बजट पास हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल कठोर नियम है, क्योंकि एक दिन भी बिना बजट के प्रशासन काम नहीं कर सकता। तो देखें बजट की तैयारी कैसे होती है, बजट कैसे पास होता है। उसमें कुछ बिंदु हैं। सबसे पहला है बजट की तैयारी। ये पहला बिंदु है, बजट की तैयारी। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त में वित्त मंत्रालय के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को बजट प्रपत्र बनाकर बजट प्रपत्र भेजा जाता है। बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है, वह 15, 20, 25, 50 पेज का, और उसमें बजट के पूरे प्रावधान का अलग अलग कॉलम दिया रहता है। वह मंत्रालय अपने अधीन जितने भी कार्यालय हैं, इन सभी कार्यालयों को उस बजट प्रपत्र की प्रति भेज देता है। प्रत्येक कार्यालय अपना बजट खुद बनाता है। जैसे आप शिक्षा विभाग को ले लीजिएगा, अपने किसी भी एक राज्य को देख लीजिए। राज्य में वित्त मंत्रालय होता है। राज्य का वित्त मंत्रालय अपने अधीन, अपने राज्य में जितने भी मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय जैसे शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये खाद्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इस प्रकार के जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों को अगले साल का बजट बनाने के लिए बजट प्रपत्र भेजता है। हम लोग क्योंकि शिक्षा जगत से हैं, इसलिए जैसे वित्त मंत्रालय ने बजट प्रपत्र शिक्षा मंत्रालय को भेजा, तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, तो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। इसमें सभी प्रकार के जितने भी महाविद्यालय हैं, उच्च शिक्षा के अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, सबको यह बजट प्रपत्र भेजा जाता है। जैसे एक महाविद्यालय में बजट प्रपत्र आया, तो महाविद्यालय का जो लेखा शाखा है, वह लेखा शाखा प्राचार्य के साथ बैठ करके मिल करके बजट तैयार करता है। ये कब की बात है? ये जुलाई अगस्त महीने में ये सब होता है। उसमें क्या होता है? उसमें 3 प्रकार के कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम पिछले वर्ष का शुद्ध आय और व्यय, मतलब 3 वर्ष। देखिए अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है? अभी वित्त वर्ष फरवरी महीने में 2022-23 चल रहा है। यह वित्त वर्ष 31 मार्च को पूरा होगा।
अगला वित्तीय वर्ष कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक। तो वो जो बजट प्रपत्र होता है उसमें 3 वर्षों का बजट शो किया जाता है। 3 वर्ष कौन कौन से? सबसे पहला 2021-22, ये पिछले वर्ष हो गया। मतलब कि 2021-22 में आपके महाविद्यालय में कितनी आय की प्राप्ति हुई, कितना व्यय हुआ, वास्तविक डेटा बताइए, वास्तविक राशि बताइए। क्योंकि जो 31 मार्च 2022 को जो वित्त वर्ष समाप्त हुआ, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आपको सही आंकड़े मिल गए होंगे, तो उनका सही विवरण दीजिए। कितने आय की प्राप्ति हुई, किन किन स्रोतों से आय की प्राप्ति हुई और कितना व्यय आपने किन किन मदों में किया। उसके बाद वर्तमान वर्ष कौन सा है? 2022-2023। तो 2022-23 में आपका बजट अनुमान क्या था, क्या है, या आप किस प्रकार से आप आय की प्राप्ति कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं, कितना व्यय कर रहे हैं, ये बजट अनुमान वर्तमान वर्ष का। और इन दोनों के आधार पर आप अगले वर्ष का बजट अनुमान तैयार कीजिए। अगला वर्ष क्या होगा? 2023-24। 2023 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। तो ये 3 साल का आंकड़ा पूरा बजट अनुमानों को, बजट का जो भी स्थिति है उसको आप यहां पर शो करेंगे। 3 साल का, पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष, अगले वर्ष। अब दूसरा, पहला था कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रारंभिक अनुमानों की तैयारी। कार्यालय के प्रमुख, अभी जैसे महाविद्यालय के प्रमुख प्राचार्य हैं, तो प्राचार्य अपने प्रारंभिक अनुमानों की तैयारी करते हैं कि अगले वर्ष हमको इतने आय की प्राप्ति होगी, इतना विभिन्न मदों में इतना खर्च होगा। दूसरा बिंदु है विभागाध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण। विभागाध्यक्ष कौन है? राजधानी में जो संचालनालय है, वह संचालनालय अपने अधीन जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, इन सभी से इसी प्रकार से बजट प्रस्ताव प्राप्त करेगा। और वह संचालनालय जहां के मुखिया कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, ये सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से प्राप्त बजट अनुमानों को संकलित करेंगे, उनको एकीकृत करेंगे, एकीकृत करके उसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन करेंगे स्थिति के अनुसार। कोई भी कार्यालय जब कोई भी बजट बनाता है तो उसमें 3 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला खर्च स्थायी प्रभार, ये पहला खर्च है स्थायी प्रभार। स्थायी प्रभार के अंतर्गत वेतन और जो भी राशि कर्मचारियों अधिकारियों को दी जाती है, पूरे कार्यालय का खर्चा, इनमें किसी प्रकार से कटौती नहीं की जा सकती। तो ये स्थायी प्रभार है। मतलब बजट है तो उसमें स्थायी प्रभार होगा ही, मतलब हर वर्ष ये खर्चा होना ही है। जैसे परिवार को चलाने के लिए राशन पानी का जो भी खर्चा होगा, न्यूनतम जो खर्चा है उतना तो होगा ही। हम आधा पेट खा करके नहीं रह सकते। इसी प्रकार से स्थायी प्रभार का खर्चा आवश्यक खर्चा होता है। दूसरा खर्चा होता है प्रचलित योजनाएं। प्रचलित योजना का मतलब जो काम अभी चल रहा है, कोई निर्माण कार्य है, कोई और भी किसी प्रकार का कार्य है, तो इस कार्य की स्थिति क्या है, पिछले वर्ष कहां तक काम हुआ था, कितना बजट सैंक्शन हुआ था, अभी उस योजना की स्थिति क्या है और उस योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रचलित योजना है। और तीसरा होता है नवीन योजनाएं। यदि शासन ने कोई काम करने की योजना पहले से तय कर ली है, तो योजना उसने बना लिया है कि हमको अगले साल ऐसा करना है, तो उस नवीन योजना के बारे में एस्टीमेट मंगाया जाता है, कि एस्टीमेट तैयार किया जाता है कि उस नवीन कार्य में कहां कहां पर कितना कितना पैसा लगेगा, कितना हम अभी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उस बजट के प्रत्येक काल में
3 प्रकार की योजनाएं आय व्यय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो विभागाध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है, जिसमें ये तीनों खर्च सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आता है मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा उन बजट अनुमानों को, इसके बाद ये जो विभागाध्यक्ष हैं पूरे उनके अधीन जितने भी कार्यालय हैं सभी कार्यालयों से बजट प्राप्त करते हैं, उनको समेकित करते हैं, मिलाते हैं, कंपाइल करते हैं, एकीकृत करते हैं और एकीकृत करके अपना रिपोर्ट बना करके वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं। मतलब डायरेक्टरेट जहां कमिश्नर बैठते हैं वो पूरा तैयार करके अपने शिक्षा मंत्रालय को भेजते हैं। शिक्षा मंत्रालय अपने खर्चों को उसमें सम्मिलित करता है और सबका सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद एकीकृत रूप में बजट को तैयार करके शिक्षा मंत्रालय का बजट वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। अब वित्त मंत्रालय जितने भी विभाग हैं सभी मंत्रालयों से इसी प्रकार से बजट प्राप्त करता है और फिर प्राप्त करने पर उनका सूक्ष्म परीक्षण करता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय में वित्त के बड़े बड़े विशेषज्ञ और सलाहकार बैठे रहते हैं। वो सभी चीजों को, चूंकि वो वही काम करते रहते हैं साल भर, इसलिए उनको एक विशेषज्ञता उस कार्य में हासिल हो जाती है। तो उनका वे सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। सूक्ष्म परीक्षण करते करते इनके पास एजी राज्य स्तर पर महालेखा परीक्षक होता है, अकाउंटेंट जनरल जिसे कहते हैं, और केंद्र पर सीएजी होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। केंद्र में सीएजी होता है और राज्य स्तर पर एजी होता है, अकाउंटेंट जनरल महालेखा परीक्षक या महालेखाकार ये होता है। तो महालेखाकार भी उन बजट अनुमानों को परीक्षित करता है, उनको जांचता है, चेक करता है कहां पर आय व्यय में ज्यादा असंतुलन हो रहा है। जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में आय की प्राप्ति बहुत कम होती है, व्यय पूरा होता है। व्यय समझ लीजिए कि आय और व्यय में शिक्षा मंत्रालय में 5 और 95 का अनुपात होता है। मतलब 5 रुपए की प्राप्ति होती है शिक्षा मंत्रालय में और 95% से अधिक व्यय होता है। ऐसे भी कई मंत्रालय हैं जहां पर कि आय बहुत अधिक होती है, व्यय बहुत कम होता है। तो ऐसे भी मंत्रालय होते हैं। तो एजी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार के अंतर्गत और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय उन सभी बजट अनुमानों का परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद उसको वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। ये काम नवंबर तक हो जाता है। नवंबर तक सीएजी की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को प्राप्त हो जाती है और वित्त मंत्रालय फिर उसका पुनः परीक्षण करके अंतिम रूप देने का प्रयास करता है। तो नवंबर तक पहला संस्करण बजट का तैयार हो जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों का परीक्षण। इस बजट अनुमानों का परीक्षण वित्त मंत्रालय एक मितव्ययिता के आधार पर करता है कि खर्चा अनावश्यक न किया जाए, और दूसरा उपलब्ध धन राशि के आधार पर करता है। उपलब्ध धन राशि, खजाने में कितना पैसा है और उसको किस प्रकार से खर्च किया जाए कि अगले वर्ष का पूरा कामकाज सब बढ़िया से संपन्न हो जाए, निपट जाए। तो वित्त मंत्रालय इन 2 आधारों पर उन सभी बजट अनुमानों का परीक्षण करता है। इसमें वित्त मंत्रालय के अधीन कई अलग अलग शाखाएं होती हैं, जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब जैसे आजकल जीएसटी प्रत्यक्ष कर हो गया है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस इस प्रकार से एक टैक्स जीएसटी नया शुरू हो गया है। तो जीएसटी के अंतर्गत अलग से आप पर चार्ज किया जाता है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो यदि आप उससे बिल लेते हैं तो बिल में जीएसटी का कॉलम होता है। तो प्रत्यक्ष कर हुआ। अप्रत्यक्ष कर कैसे? सरकार मतलब कि विभिन्न उत्पादन जो होते हैं, जैसे साबुन है या कॉस्मेटिक है या ग्रोसरी हुआ, ऐसे चीजों पर सरकार टैक्स लेती है, और ऐसे चीजों पर जो सरकार टैक्स लेती है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे 10 रुपए का साबुन है, उसमें 2, 3, 4 रुपए सरकार का टैक्स उसमें लगा रहता है। बाकी
जो कारखाना जो बनाता है उसका पैसा उसमें होता है। मतलब यह है कि आपसे ही टैक्स वसूला जाता है। सरकार की आय का एकमात्र स्रोत कर है। कर अनेक प्रकार के होते हैं। तो वहां पर प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, अप्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, आय कर बोर्ड होता है और एक्साइज कर बोर्ड होता है, सीमा कर बोर्ड होता है। सभी अनेक प्रकार के बोर्ड होते हैं, अनेक प्रकार के मंडल होते हैं। ये सभी मंडल सलाह देते हैं कि वित्त की इस प्रकार से हमको आय की प्राप्ति अगले साल हो सकती है। और आजकल योजना आयोग नहीं रहा, नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग और ये जितने भी वित्त मंत्रालय के अधीन शाखाएं हैं, ये सभी शाखाएं मिलकर के बजट को अंतिम रूप देने का प्रयास करते हैं। दिसंबर तक फाइनल बजट का पहला संस्करण बन जाता है। इसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा उस पर विचार होता है। मंत्रिमंडल उस बजट के प्रावधानों पर विचार करता है। एक एक करके विस्तार से मंत्रिमंडल में चर्चा होती है। मान लीजिए कोई मंत्रालय ज्यादा खर्च करना चाहता है और वित्त मंत्रालय इस पर सहमत नहीं हो रहा है, तो ऐसे मतभेद की स्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा होती है और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तो होता ही है, प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम रूप में स्वीकार किया जाता है। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय कहता है कि हमको सीमा पर और ज्यादा तगड़ी व्यवस्था करनी है, इसके लिए हमको कैंप बनाना, वहां पर टेंट बनाना पड़ेगा, वहां तक जाने के लिए सड़क मार्ग बनाना पड़ेगा और रास्ते में इतने पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सीमा से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो सीमा को टाइट करना पड़ेगा, इसके लिए इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। वित्त मंत्रालय कहता है उतना नहीं दे सकते, पैसे उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से मतभेद होता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल उस पर अंतिम निर्णय लेता है। तो मंत्रिमंडल उस बजट पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार करके अपना अंतिम निर्णय देता है। तो ये काम दिसंबर तक संपन्न हो जाता है। दिसंबर के बाद जनवरी में सीएजी की रिपोर्ट आ जाती है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह भी उसका चूंकि परीक्षण करते रहता है, तो उसकी रिपोर्ट भी बजट पर प्राप्त हो जाती है और इसके बाद बजट को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। तो ये बजट की तैयारी है, पहला पॉइंट। तो बजट, हम तो केवल 1 फरवरी को बजट भाषण सुनते हैं वित्त मंत्री का, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चलती रहती है और तब जाकर के वित्त मंत्री अपना बजट तैयार करता है। पहले अंग्रेजों के समय में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में शुरू हुआ। 1858 के पहले बजट नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जब ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथ में लिया तो पहली बार जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति को वायसराय ने अपने कार्यकारिणी परिषद में वित्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया। तो उस वित्त सदस्य का नाम था जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार बजट बना करके व्यवस्थापिका सभा, जो उस जमाने में हुआ करती थी, उसमें उसने पेश किया। इस प्रकार से भारत में बजट पेश करने वाला कोई व्यक्ति था तो वह था जेम्स विल्सन, 1860। अब आगे देखें, दूसरा बिंदु है बजट का अधिनियम। तो उस जमाने से हमारे यहां 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष चला रहा है। वित्त बजट के बारे में बजट पेश करने की तिथि अलग अलग होती रही है। पहले स्वतंत्रता के बाद से 28 फरवरी या 29 फरवरी को वित्त मंत्री बजट लोकसभा में पेश करता था। बाद में इस तिथि को
1 फरवरी किया गया। तो वर्तमान समय में 1 फरवरी को वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग हुआ करता था, क्योंकि ये माना गया था कि रेल बहुत बड़ा औद्योगिक संस्थान है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसके पूरे देश में लाखों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी हैं, इसलिए, और फिर रेल एक बिजनेस है, स्वाभाविक एक व्यापार है। तो सामान्य व्यापार जहां पर होता है उसमें एक लचीलापन, नीति में एक लचीलापन होना चाहिए, ताकि वह उस व्यापार को भी बढ़ा सके और जन सुविधाओं में भी वृद्धि कर सके। यह सोच करके रेल मंत्रालय का बजट अलग करके रखा गया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल बजट को भी आम बजट में सम्मिलित करके एक बजट आर्टिकल पेश किया जाता है। तो आज का व्याख्यान यहां पर, अगले व्याख्यान में फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।